तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका डॉक्टर कन्हैया कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शेयर मार्केट से कैसे पैसा कमाएं। तो पैसा कमाना सब लोग चाहते हैं, लेकिन जो भी हमारी मिडिल फैमिली है, मतलब एवरेज फैमिली है या लोअर एवरेज फैमिली है, क्लास के लोग हैं, वो पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैं आज के टॉपिक में बताने वाला हूं कि शेयर मार्केट से कैसे, तो इसका नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं कि नहीं 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 ये तो एक जुआ है, नहीं ये बहुत रिस्की है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी जानकारी हमें नहीं है। ये एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जिससे हम पैसे से पैसा कमा सकते हैं। केवल हमको इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज की ज़रूरत है। जैसा कि मैं भी एक एवरेज मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने भी एक बार अपने मम्मी से बोला कि मम्मी हम भी पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में। तो उन्होंने कहा नहीं 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 बेटा नहीं, ये तो जुआ है, इसमें पैसा डूब जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हमारे एवरेज फैमिली, एवरेज मिडिल फैमिली और लोअर एवरेज मिडिल फैमिली में सारी ये भ्रांतियाँ भरी हुई हैं। ये इसलिए है क्योंकि इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ऐसा परसेप्शन फैला दिया गया है, ऐसा परसेप्शन बन गया सबके में कि जो शेयर मार्केट है वो एक क्या है, जुआ है। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या होता है, बड़े बड़े लोग यहाँ से अच्छा पैसा कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, अपना समय दिया है और उसके बारे में रिसर्च किया है। तो अगर हम भी इसके बारे में सही जानकारी लेते हैं तो हम इससे भी एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। जैसे कि इसमें ये वास्तविकता है कि बहुत रिस्क है, क्योंकि रिस्क तब है जब आप अगर इंट्राडे, इसमें भी बहुत सारे पार्ट है जो मैं आगे आपके वीडियो में बताऊंगा। इंट्राडे में लगाते हैं पैसा, लेकिन मैं हमेशा आप लोग को सजेशन देता हूं इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा हम डाल दें। मैं ट्रेडिंग के लिए नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए हर वीडियो में बताता हूं। तो अगर हम रिसर्च करके अच्छे से अच्छे कंपनी में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा पैसा को पैसा ही बढ़ाएगा। इसमें देखिए क्या है, लोअर मिडिल फैमिली हो या एवरेज मिडिल फैमिली हो, उसके दिमाग में क्या होता है कि बस पैसा कमाना सबको जाता है। जाओ पढ़ाई करो, डिग्री हासिल करो, नौकरी करो और जो भी महीना मिलता है उसी से खर्च चलाओ, सेटिस्फाइड रहो। लेकिन ये एक ऐसा जरिया है कि इसके लिए हमको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हमको 8 घंटा कहीं खटने की ज़रूरत नहीं है, या इसके लिए हमको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बस हमको अपना थोड़ा सा समय देना है किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को सर्च करने के लिए, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए और उसके बाद अपने पैसे को इसमें लगाने के लिए। तो जो मैं बता रहा हूँ, आज का मेरा टॉपिक यही है ताकि हम लोग का परसेप्शन बदले शेयर मार्केट को लेके और हम भी यहाँ से पैसा बना सके। देखिए लोगों के ये बनाया हुआ किसका है? जो वहाँ से पैसा अर्न कर रहा है ना, उन्हीं का बनाया हुआ ये सब चीज़ है कि नहीं शेयर मार्केट जुआ है, शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है। क्योंकि अकेले कमाना चाहते हैं। मैं इसके लिए आपको एक कहानी भी बताऊंगा। इसमें देखिए भ्रांतियां बन गई हैं, इसकी वजह से आदमी का सोच ऐसा बन गया। क्या है? ये तो अमीरों का खेल है। नहीं 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 भैया, ये अमीर लोग खेलते हैं, इसमें तो जुआ है, पैसा डूब जाता है, ये हम लोग की बस की बात नहीं है। दूसरा क्या है, ये बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इट इज़ वेरी रिस्की, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो देखिए अगर आप अथाह पैसा कमाना चाहते हैं कैसे, तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। और रिस्क हर जगह है। कोई बिजनेस भी करते हैं उसमें रिस्क है, कोई काम करते हैं उसमें भी रिस्क है। क्या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, जरूरी है सिक्योर है? तो रिस्क हर जगह है। सही कहा है किसी ने कि रिस्क है तो इश्क है, रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी रिस्की है। ऐसा रिस्क नहीं है जितना बताया जाता है, जितनी बातें बनाई गई हैं। अगर आप सर्च करके, रिसर्च करके अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप पैसा कमाइएगा ही कमाइएगा। तीसरी भ्रांति लोगों का क्या है कि इसके लिए पैसा डीप नॉलेज चाहिए। तो भाई डीप नॉलेज तो किसी भी काम के लिए चाहिए। अगर आप किसी में जॉब कर रहे हैं या प्रोफेशनल हो, तो जिस काम को कर रहे हैं उसके लिए भी डीप नॉलेज चाहिए, उसकी जानकारी चाहिए। कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो बिजनेस करने से पहले उसकी अगर आपको डीप नॉलेज नहीं रहेगी तो आप कहीं भी बर्बाद हो जाइएगा, कहीं भी डूब जाइएगा। तो डीप नॉलेज तो किसी भी चीज़ का, कहीं भी कुछ भी करते हैं तो आपको चाहिए। आदमी इसमें बोलता है बर्बाद हो जाते हैं, तो कहीं भी आप, अगर आपको किसी भी चीज़ को स्टार्टअप करने जा रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर आपको जिस काम के लिए रखा गया उसका नॉलेज ही नहीं है तो आपको क्यों कोई रखेगा? अगर डीप नॉलेज नहीं है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो 100% है कि आप डूब जाइएगा। तो डीप नॉलेज तो आपको हर जगह चाहिए।
ये सारी भ्रांतियाँ क्यों बनाई हुई हैं? मार्केट के जितने बड़े लोग हैं जो पैसा अर्न कर रहे हैं उन्होंने बनाया है ताकि आप इसमें न घुसे। अब देखिए ये मार्केट अमीरों का है बोलते हैं लोग, नहीं ऐसा नहीं है, सबके लिए है। अभी एक ग्रो ऐप का ऐड आ रहा होगा, आप लोग देखते होंगे कि मार्केट सबका है, चाहे हाफ पैंट वाले हों चाहे कोई भी हो, बड़ा मज़ेदार ऐड है, देखिएगा आप लोग। उसमें भी बताया मार्केट, तो मार्केट सबका है, रिस्क तो थोड़ा सा लेना है, डरना नहीं है हमें, ठीक है। मैं एक कहानी बताता हूँ आपको। एक गांव था, उस गांव में एक कुआं का खदान था। एक कुआं था जिसमें बहुत सारे सोने चांदी सब कुछ भरा हुआ था लेकिन कुआं ऊपर से ढक गया था। तो गांव के 2 लोग थे जिनको ये चीज़ें पता थी और वो बहुत दिनों से उसके तलाश में थे, बहुत दिनों से उसके खोज रहे थे। अंततः उन्होंने उस चीज़ को पा लिया और उसको खोदना स्टार्ट किया। धीरे धीरे बात फैली तो 10 लोगों तक फैली, 100 लोग पूरे गांव में पता चला। तो लेकिन वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे लोगों के अंदर ये था कि नहीं नहीं नहीं, वहाँ है तो खदान लेकिन वहाँ बहुत रिस्की है, बहुत कभी भूकंप आ सकता है, अर्थ की पूरा पृथ्वी हिल जाएगी, तो डायन है तो भूत है तो सांप आता है, ये दुनिया भर की भ्रांतियाँ फैला दी गई थी, जिसके चलते कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, कोई वहाँ जा नहीं रहा था। लेकिन ये दोनों उस चीज़ को बखूबी जान रहे थे और उसमें लगे हुए थे। तभी कुछ गांव के 1%, 2% लोग, 10 लोग, 12 लोग वो आए, उन्होंने भी रिस्क लेना सोचा कि चलो ये दोनों लगे हुए हैं, हम भी थोड़ा सा रिस्क लेके देखते हैं। तो वो भी इधर, ये दोनों तो अपने कुआं खोदने में लगे हुए हैं, उसको सर्च में लगे हुए हैं, वो भी 10 लोग आए सामने। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय बाद वास्तव में वहाँ अर्थक्वेक आया, पृथ्वी हिल गई और ये जो 10-12 लोग थे, 1-2%, वो डर के मारे और भाग गए और भाग के गांव में और बता दिया, अरे नहीं वहाँ तो अर्थक्वेक आ गया, वहाँ तो सांप है, वहाँ तो भूत है। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने, ये भ्रांति किसने फैलाया है सब? ये 2 लोगों ने, क्योंकि ये दोनों जानते हैं कि कुछ समय के लिए पृथ्वी हिलेगी लेकिन फिर शांत हो जाएगी। हिलने से हमें फायदा ही है कि जो भी अगर नीचे माल है वो नीचे का ऊपर आ जाएगा तो हमें और आसानी होगी लेने में। तो ये वहीं स्टे कर गए। लेकिन ये 10 लोग 12 लोग थे जो वो भाग के, इन्होंने 4 बात फैलाई, उन्होंने 4 अपने से जोड़ के 8 बात और गाँव वालों पे बता दिया और गाँव वाले इन 10-12 लोगों पे हंसने लगे कि हमने बोला था मत जाओ लेकिन तुम लोग गए। तो क्या हुआ, जब कुएं में से सोना चांदी निकला उस पर अधिकार किसका हुआ? इन 2 लोगों का, जो 2 लोग वहां शुरू से थे और सारा माल वही ले लिए। तो यही होता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट भी एक पैसे का कुआं है जहां से आप जितना चाहें उतना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इन्हीं दोनों लोगों की तरफ आपको टिक कर आना चाहिए। ये 2 लोग कौन है आपको रियली मायने में? ये वो हैं जो बैठे हुए हैं कुंडली मार के सालों साल से वहां बैठे हुए हैं। वो जानते हैं हम लोग किस चीज़ से डरते हैं, शेयर मार्केट गिर जाएगा इसके, वो जानते हैं जब गिरता है ना तो उसी समय ये लोग खरीदारी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि फिर उठेगा ये। और हम लोग क्या करते हैं, हम रिटेलर भाग जाते हैं, 2% 4% वाले हैं वो भाग जाते हैं, वो आ जाते हैं। शेयर मार्केट में क्या है, देखिए शेयर मार्केट जो है वो कुआं है, पैसे का कुआं है, खदान है। और ये जो 2 लोग दिख रहे हैं ये आपको, ये कौन है? ये जो कुंडली मार के बैठे हुए हैं बहुत दिनों से ये शेयर मार्केट में। और ये जो आपको 10-12 लोग दिख रहे हैं ये कौन है? ये वो लोग हैं जो डीमेट अकाउंट तो खुलवा लिए हैं, एक आध तो शेयर खरीद लिए हों, लेकिन डरते हैं अच्छा ठीक है जब मौका मिलेगा तो देखेंगे, सब शेयर मार्केट में मौका मिलेगा तो कुछ पैसा कमा लेंगे। और ये जो बंच ऑफ पीपुल दिख रहे हैं वो कौन है? जिनके पास डीमेट अकाउंट तक भी नहीं है, वो छूना ही नहीं चाहते, नहीं नहीं भैया बहुत रिस्की है, इसमें बर्बाद हो जाते हैं लोग, पैसा डूब जाता है इसमें, ये वो लोग हैं। तो देखिए यहाँ पैसा बनता है, हमें डरना नहीं है, हमें अपने पैसे को यहाँ लगाना है, पैसा से पैसा बनाना है। तो यही एक माध्यम है, ये भी एक सुपर माध्यम है जिसमें हम पैसा से पैसा बना सकते हैं बिना मेहनत किए हुए, बिना टाइम कल हमको देना है जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके कंपनी के फंडामेंटल्स को देखने में, उसके रिसर्च में टाइम देना कि कंपनी कैसी है, इसका मैनेजमेंट कैसा है, इसका ग्रोथ कैसा है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे कंपनियों को जज किया जाता है। इस वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में आपको ये एक 7 टिप्स दिया था कि पहला अगर आप शेयर मार्केट में अपना शेयर खरीदना चाहते हैं, आप बिगिनर हैं तो कैसे इन्वेस्ट करें। अब मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा कि पैसे को कैसे, पहला शेयर आप कैसे आपको शेयर मार्केट में स्टार्टिंग करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए लोग डरते हैं लेकिन रिस्क लीजिएगा तभी आप आगे बढ़िएगा, ये दुनिया का फंडा है। बिना रिस्क लिए आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
इस शेयर मार्केट से बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा बनाया है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, हमारे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट जो इन्वेस्टर माने जाते हैं वो वॉरेन बफेट, जिन्होंने 12 साल की उम्र से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था। ये तो बाहर के हैं, लेकिन मैं अपने ही कंट्री का बताता हूँ। राकेश झुनझुनवाला हैं, रामदेव अग्रवाल हैं, राधा कृष्ण धमानी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने छोटे पैसे से स्टार्ट किया था और आज अरबों खरबों के मालिक हैं। मैं इनके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा मैं कि कौन से 5 लोगों के बारे में बताऊंगा जो स्टार्टिंग किए थे और आज पैसा ही पैसा है उनके पास। दूसरा मैं आपको बता दूंगा वॉरेन बफेट के बताया हुआ 5 टिप्स कि किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या हमें देखना चाहिए, वो मैं बताऊंगा। तीसरा मैं आपको बता दूंगा कि डीमेट अकाउंट है जो कैसे खोला जाता है, वो पूरा मैं प्रोसेस बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने जो आपको बताया, शेयर मार्केट एक ऐसा जगह है जहां से हम पैसा अर्न कर सकते हैं, बना सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा रिसर्च करना होगा। किसी भी कंपनी के बारे में अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले हमको उस कंपनी के बारे में जानना होगा, उसके मैनेजमेंट के बारे में जानना होगा। हमको टाइम कहाँ देना है, जो टाइम देना है बस कंपनी जहां पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में जानने में, उसके प्रॉफिट को जानने में। अगर हम इस तरह ध्यानपूर्वक पैसे को अपने लगाते हैं, रिसर्च करके लगाते हैं, तो 100% श्योर है कि आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग इससे डरिए मत, थोड़ा सा रिस्क लीजिए और इसमें पैसा लगाइए और अपना पैसा बनाइए, अमीर बनिए। तो आगे की वीडियो में मैं आपको और भी कुछ बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि अब आपका थोड़ा सा खुल गया होगा ब्रेन कि हाँ, जो शेयर मार्केट है वो जुआ नहीं है, रिस्क है यहाँ, लेकिन प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम संभल के लगाते हैं, इसमें सोच विचार के अगर पैसे को अपने इन्वेस्ट करते हैं तो ये पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर आपको और भी कोई वीडियो जानना हो, शेयर मार्केट के बारे में जानकारी लेना हो या कोई और भी जानकारी लेना हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको उस पर भी वीडियो बना देंगे। अगर आप तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे इंडिया में भी इसमें संख्या बढ़े और लोग पैसा कमाएं। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, अगर आप यही यूएस में देखिएगा, अमेरिका में, तो शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले 55% से ज़्यादा लोग हैं। अगर वही इंडिया में आप देखिएगा तो लगभग 4% लोग ही इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसमें पैसा लगाते हैं। वो भी 4% में जिनके पास डीमेट अकाउंट है। 4% का डीमेट अकाउंट है, उसमें कितने एक्टिव हैं ये अलग की बात है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इंडिया में भी इसका संख्या बढ़ाइए, ताकि हम सारे लोगों को ये जानकारी मिल सके, सारे लोग अपना पैसा बढ़ा सकें। मैं आज के वीडियो में आपको कुछ अलग बताने वाला हूं, जिसको आप फॉलो करेंगे और मेरे बताए हुए अनुसार चलेंगे तो आप बहुत ही जल्दी रिच और एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कुछ शेयर मार्केट के बारे में जानकारी, कि शेयर मार्केट में आप अपना पहला शेयर कैसे चूज करें या किस आधार पर शेयर का चुनाव करें। तो अगर आप नहीं जानते हैं शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट जहाँ पे कंपनियाँ अपने आप को लिस्टेड करती हैं, जो सेबी का कंट्रोल होता है उस पर, और उस शेयर को मतलब कंपनी में हिस्सेदारी हम खरीदते हैं, वो है शेयर मार्केट। तो मैं यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊँगा। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है शेयर मार्केट के ऊपर, तो मैंने उसमें बताया भी था कि आप लोग को एक बार मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊँगा। जो आज का टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं और जान लेते हैं तो आप भी पैसा शेयर मार्केट से अच्छे से अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, तो ये ना तो कोई जुआ है, ये समझ का फेर है अपने समझने का। अगर आपने अच्छे से समझ लिया जो मैं आज बताने वाला हूँ, तो आप इससे भी एक अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। लेकिन मैं जो बताऊँगा, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आपको बताऊँगा। तो ऐसा नहीं है कि मेरे बताए हुए बातों पे ही आप चले, आप भी अपना सर्च कर लीजिएगा अपने हिसाब से, उसको देख के तभी आप उसमें पैसा लगाइएगा या उसके बारे में सोचिएगा। तो देखिए शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट में पहले इनमें मैं इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए एक डीमेट अकाउंट। जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है, उसी तरह शेयर में ट्रेड करने के लिए हमें एक डीमेट अकाउंट चाहिए। तो डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए
इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं लिस्टेड, पीछे दिख रहा होगा, जैसे जीरोधा है, अपस्टॉक है, 5paisa.com है, ग्रो ऐप है, बहुत सारी हैं। तो इनमें आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब ऑनलाइन भी डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं आप, खुल रहा है, जो कि विदिन 10 या 15 मिनट में खुल जाता है। बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड से पैन कार्ड आपका लिंक होना चाहिए, और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि आज के सेशन में हम लोग कौन कौन से टॉपिक या क्या क्या मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे तरीके, 7 ऐसे स्ट्रेटजी जिसके थ्रू आप शेयर मार्केट में शेयर को कैसे चूज करें, मतलब कौन सा शेयर लें जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, वो बताएंगे। दूसरा मैं बताऊंगा आपको कुछ लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है। और तीसरा मैं बताऊंगा अपने हिसाब से कि मेरे हिसाब से कौन कौन सा शेयर हैं जो सजेशन मैं दूंगा आपको कि लेने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज के सेशन में आपको बताने वाला हूँ 7 टिप्स, मतलब 7 स्ट्रेटजी जिससे आप शेयर को चूज कर सकते हैं। तो इससे पहले मैंने जब अपना पहला शेयर खरीदा था उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। मैं तकरीबन 3 या 3.5 साल पहले अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाया था। तो उस समय आज भी मुझे याद है, क्योंकि आप भी जब पहला शेयर खरीदिएगा तो याद रहता है, क्योंकि लगता है कि हम ओनर हैं, हमने कुछ शेयर खरीदा, नया नया चीज़ होता है। तो सबसे पहले मैंने जो शेयर खरीदा था वो था येस बैंक का। तो येस बैंक का शेयर मैंने इसलिए खरीद लिया, ये गलती सबसे होता है, तो क्योंकि उस समय मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, तो आप लोग ये गलती मत करिएगा। येस बैंक का शेयर मैंने खरीदा था, जो पहला मेरा शेयर था वो येस बैंक का था, और मैंने इस आधार पर खरीद लिया था कि मैंने जब उसका चार्ट देखा था तो येस बैंक 400 से गिर के 120 पे आ गया था। तो मुझे लगा कि चलो 400 का कंपनी था, 120 पे आ गया, अच्छा मौका है, इसको खरीद लेते हैं, बढ़ जाएगा 400 पे, मेरा बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो मैंने पैसा उसमें लगा दिया, मैंने अपना शेयर खरीद लिया। अब खरीदने के बाद क्या हुआ, वो धीरे धीरे आज देखिएगा तो वो 12 या 13 रुपया पे आ गया है। तो सोचिए कि मुझे कितना लॉस हुआ। लेकिन क्या है कि आदमी गिरता है, लुढ़कता है, तभी उठता है। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि हम लोगों को उस समय ये कोई अनुभव नहीं था, हमने कोई चेक नहीं किया कि हाँ क्या क्या है एक्स बैंक में, क्या है कि वो उतना वहाँ से नीचे गिर गया इतना, अभी क्या होगा। तो मैं जो बता रहा हूँ आप लोग ये गलती नहीं करिएगा। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, जो सबसे पहला टिप्स है मेरा और स्टेप है, वो है आप अपने शेयर को चूज करने से पहले कि जिस भी कंपनी का आप शेयर लेना चाहते हैं तो उसके पहले आप कंपनी का रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए। आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने का मतलब कंपनी कैसा है, अभी तक कैसा करते आ रही है, कंपनी कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कंपनी में कुछ घोटाला तो नहीं हुआ है, कंपनी में कुछ मैनेजमेंट में गड़बड़ तो नहीं चल रहा है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। उसके लिए सिंपल आपको गूगल पे जाना है, टाइप करना है एनी फ्रॉड, या जैसे मान लीजिए मैंने येस बैंक का ही लिया, तो येस बैंक में जैसे ही आप सर्च करिएगा येस बैंक फ्रॉड, तो आपको सारा चीज़ आ जाएगा कि मैनेजमेंट में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे क्या हुआ था, क्यों येस बैंक का शेयर उतना से इतना नीचे आ गया, या कोई नोटिस हो गवर्नमेंट के द्वारा, या उसको बंद करने के लिए नोटिस हो, या कोई फ्रॉड का नोटिस हो, या सेबी ने कोई नोटिस दिया हो, तो वो सारा चीज़ अगर गूगल पे आप सर्च मारते हैं जिस भी कंपनी का शेयर लेना हो उस कंपनी का नाम डाल के, तो आपको बाकायदे सारा कुछ मिल जाएगा। तो किसी भी कंपनी में किसी भी कंपनी का शेयर लेने से पहले या उसमें पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड को चेक कर लेना चाहिए आपको। अब दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको टिप्स, वो बहुत ही शानदार है, उसको ध्यान से सुनिए आप लोग। दूसरा है आपको जो मैं बता रहा हूँ वो है कंपनी कंपटीटर एंड देयर क्वालिटी। मतलब कि जिस भी कंपनी में आप पैसा लगाने जा रहे हैं या जिस भी कंपनी का आप शेयर खरीदने जा रहे हैं, तो उसके मार्केट में कंपटीटर कौन सी कंपनी है, कितने बड़े कंपटीटर हैं, कितने प्लेयर्स हैं उस सेक्टर के, कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसका क्या वैल्यू है, उसका मार्केट में क्या डिमांड है, ठीक है। ये सारे चीज़ आपको चेक करना होगा शेयर को खरीदने से या शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। तो कंपनी कंपटीटर मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं एक सेक्टर के, जिसमें बहुत सारी कंपनियां होती हैं, बहुत सारे वही सेम कंपनी सेम प्रोडक्ट बना रही है। लेकिन कुछ कंपनियों का मोनोपोली होता है, मतलब मोनोपोली का मतलब मार्केट में वो अकेले है जो प्रोडक्ट बना रही है। तो सिंपल सी बात है कि जब मोनोपोली है तो वो मार्केट का किंग है, उसी के पास वो प्रोडक्ट है, तो वो बिकेगा ही बिकेगा, उसका कोई कंपटीटर नहीं है, तो उसका ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगा ही। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ,
पीछे आपको दिखेगा एक पीडिलिट कंपनी है। पीडिलिट कंपनी, तो आप अगर जो लोग नहीं जान रहे हैं मैं उनके लिए बता दूं कि पीडिलिट कंपनी क्या है। इसको आप ऐसे नहीं जान रहे होंगे, लेकिन आपने फेविकोल का नाम सुना होगा, आपने फेविस्टिक का नाम सुना होगा, आपने फेविक्विक का नाम सुना होगा। तो ये जितने भी ये ब्रांड हैं ये सारी पीडिलिट इंडस्ट्रीज के अंदर ही आती है, इस कंपनी के अंदर ही आती है। तो इसका मोनोपोली है। आजकल देखते होंगे जितने भी अगर छत का भी ढलाई हो रहा है तो उसके लिए भी सीलन प्रूफ के लिए है, वो जितना भी इस तरह का केमिकल हो या ये है तो ये पीडिलिट इंडस्ट्रीज के अंडर में आता है और इसका मोनोपोली है, बहुत दिनों से चला रहा है। इसका शेयर प्राइस भी आप पीछे दिख रहा होगा, देखिए कितना हाई है और कितना ग्रोथ है इसका। क्यों? क्योंकि ये मार्केट का अकेले एक कंपनी है जो ये चीज़ें बनाती हैं और उसका मोनोपोली है। तो इसी तरह आप उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियां मोनोपोली हैं, बहुत ही सारी कंपनियां हैं जो कंपटीटर है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैरिको और डाबर का, पीछे आपको दिख रहा होगा। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैरिको अच्छा है या डाबर अच्छा है, दोनों कंपनियां अपनी जगह पर अच्छी है। इसमें पीछे आपको दिख रहा भी होगा कि दोनों का मार्जिन अच्छा है, दोनों का प्रॉफिट अच्छा शेयर का है। तो लेकिन मैं यहाँ एक प्रोडक्ट का आपको लेकर चल रहा हूँ, जैसे कि ब्रांड जो दिमाग में बढ़ जाता है ना, वो है जैसे नारियल का तेल। तो नारियल का तेल का मतलब आदमी कभी भी, आप लोग भी शॉप पे जाते होंगे तो नारियल का तेल देखिए, एक मैरिको है, मैरिको का आता है पैराशूट, और डाबर का भी है एक नारियल का तेल, अनमोल के नाम से आता है। लेकिन कभी भी आप लोग शॉप पे जाते हैं खरीदने के लिए तो ये नहीं कहते मुझे नारियल का तेल चाहिए, आदमी हमेशा ये बोलता है कि पैराशूट दे दीजिए। तो ये एक अलग इमेज है, अलग ब्रांड है। तो ये क्वालिटी है उसका जो बिक रहा है मार्केट में, इसका डिमांड ज़्यादा है, इसलिए दिमाग में आदमी के यही छपा हुआ है। कभी भी नारियल का तेल आदमी नारियल के तेल के नाम से नहीं, पैराशूट के नाम से मांगता है। बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे अगर हम पेस्ट मांगने जाते हैं तो कोलगेट, ठीक है। पहले वो मच्छर भगाने वाला अगरबत्ती आता था, उसको हम लोग मांगते कछुआ छाप दे दीजिए। मतलब कि एक ब्रांड बन गया है। जैसे कि अगर हमें नूडल्स खाना है तो दुकान पर जाकर कहते हैं कि मैगी दे दीजिए, चाहे किसी भी ब्रांड का हो, आदमी मैगी से ही डिनोट करता है। तो ये है ब्रांड। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मैरिको में लगाइए या डाबर, दोनों डाबर का भी बहुत सारी प्रोडक्ट है और मैरिको का भी, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए ले लिया हूँ। तो ये है कंपटीशन। तो हमें ये भी सर्च करना चाहिए कि शेयर लेने से पहले, चाहे जिस भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कि कंपनी के कंपटीटर कौन कौन से हैं, उस कंपटीशन में सबसे अव्वल नंबर पे कंपनी कौन है, ठीक है, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसकी डिमांड क्या है, ये सारा चीज़ भी हमें चेक कर लेना चाहिए किसी भी कंपनी का शेयर लेने से पहले या अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले। अब मैं आपको चल रहा हूँ अपने तीसरे टिप्स बताने जा रहा हूँ, तीसरा स्ट्रेटजी बता रहा हूँ किसी भी मार्केट में पैसा लगाने से पहले। वो है कि हमेशा हमें चेक कर लेना चाहिए कि कंपनी जो है वो लो डेप्ट हो या डेप्ट फ्री होनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत ज़्यादा उनका बिजनेस रन कर रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन उनके ऊपर लोन भी बहुत ज़्यादा है, उनके ऊपर डेप्ट मतलब कर्ज भी बहुत ज़्यादा है। और कुछ कंपनियां जिनका छोटी है लेकिन उनके ऊपर डेप्ट फ्री है या उनके ऊपर डेप्ट नहीं है, तो वो कंपनी आगे अच्छा करेगी। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी बहुत अच्छा चल रही है लेकिन हमारे ऊपर लोन बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा कि हमें लोन तो चुकाना है, जो डेप्ट है उसको भी भरना है, तो हमारी जो मार्जिन है प्रॉफिट की वो घटेगी। और या हो सकता है कि हमारे ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा लग जाए, हम ना भर पाए उस कर्ज को, तो कंपनी आगे जाके बंद भी हो सकती है। लेकिन जिसके ऊपर कर्ज नहीं है, जो डेप्ट फ्री है, वो टेंशन फ्री है, कंपनी वो आगे जाके रन करेगी धीरे धीरे। तो आपको अपना पैसा लगाने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि कंपनी क्या क्या डेप्ट है, उसके ऊपर क्या कर्ज है। मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल का। इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों जो कि इलेक्ट्रिसिटी बांटती हैं, जैसे पावर ग्रिड जो गवर्नमेंट की है, पावर ग्रिड, तो इस पर आप देखिएगा 12 बिलियन के लमसम डेप्ट है, मतलब कर्ज है। और वहीं नीचे देखिएगा आप टाटा पावर है, टाटा पावर के ऊपर भी डेप्ट है लेकिन बहुत कम है। तो हमें ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि हाँ, ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, उसके कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है, कस्टमर बहुत ज़्यादा है तो कंपनी अच्छी है, ऐसा भी नहीं होता। हमें डेप्ट भी देख लेना चाहिए कि कौन सी कंपनी पे कितना डेप्ट है, कितना कर्ज है। तो ये भी एक जो तीसरा मैंने बताया कि हम अपना पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले या किसी कंपनी का शेयर लेने से पहले इसका भी एनालिसिस कर लेना चाहिए, रिसर्च कर लेना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग चौथा, जो कि बिल्कुल आपको एकदम मैं बता रहा हूँ ध्यान देना चाहिए, आदमी इस चीज़ को ध्यान नहीं देता है। चौथा है, आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, गुड सेल विथ गुड प्रॉफिट मार्जिन।
हम लोग क्या करते हैं या लोग क्या करते हैं, देखते हैं कंपनी का सेल बहुत ज़्यादा है, इसके प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा है, कंपनी सेल बहुत ज़्यादा कर रही है, तो आदमी उस पर इन्वेस्ट कर देता है या उस कंपनी को अच्छा मान लेता है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत ज़्यादा सेल कर रही है तो इसका मतलब कि कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन ले रही है। हमें हमेशा चेक करना चाहिए कि ठीक है कंपनी का सेल ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो प्रॉफिट कितना कमा रही है, उससे प्रॉफिट मार्जिन उसका क्या है, उसमें से ये भी एनालिसिस करना देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जो 10 रुपया का, कहीं से दो कंपनियां हैं, एक कंपनी ए है एक कंपनी बी है। मान लीजिए कि ए कंपनी भी सेम जगह से प्रोडक्ट को मतलब अपने रॉ मटेरियल को उठा दी, जिसका कॉस्टिंग उसको 10 रुपीज़ पड़ रही है, और बी कंपनी को भी 10 रुपीज़ पड़ रहा है। लेकिन ए कंपनी जो है वो मार्केट में 11 रुपया मतलब 11 रुपीज़ का बेच रही है, लेकिन बी कंपनी है वो मार्केट में उसी प्रोडक्ट को 15 रुपया में बेच रहा है। तो आप खुद देखिए कि हो सकता है कि ए वाले का सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि सेम प्रोडक्ट आपको मार्केट में वो सस्ते में बेच रहा है, लेकिन उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, खुद देखिए 1 रुपया। दूसरी कंपनी बी है जो हो सकता है कि उसका प्रोडक्ट का डिमांड कम हो, प्रोडक्ट कम बिक रहा हो, लेकिन उसका मार्जिन देखिए आप कितने का है, 5 रुपये का मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन। तो अगर ए कंपनी 100 भी प्रोडक्ट मान के चलिए, एग्जांपल में मैं बता रहा हूँ, 100 प्रोडक्ट बेचती है अगर वो, तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, मात्र 100 रुपीज़ का। लेकिन अगर वो जो बी है वो 50 ही प्रोडक्ट अपना बेचता है मार्केट में, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया, 250 रुपये का, मतलब 250 का। तो आप देखिए सेल्स तो ए का ज़्यादा है, बी का कम है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन किसका ज़्यादा है, बी का। तो ये भी हमें एनालिसिस कर लेना चाहिए कि सेल तो देखना ही चाहिए कि सेल किसका ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ उसका प्रॉफिट मार्जिन भी हमें एनालिसिस कर लेना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बैक में दिख रहा भी होगा, मैं दो कंपनियों को कंपेयर करता हूँ, एक है डी मार्ट और एक है बिग बाज़ार। डी मार्ट जो है वो राधाकृष्ण धमानी का है, आप लोग जानते हैं, वो भी शेयर मार्केट से बहुत पैसा अर्न किए हैं। और दूसरा जो बिग बाज़ार है वो किशोर बियानी का। डी मार्ट है उसका देखिए शेयर का प्राइस कितना है, 2324 रुपया के लमसम, और बिग बाज़ार 6869 रुपया। तो देखिए दोनों में कितना अंतर है। उसका आप देखिए पूरा 5 साल का कितना है प्रॉफिट मार्जिन, और इसका देखिए कितना है प्रॉफिट मार्जिन, मतलब कितने से ग्रो किया है वो और वो कितने से ग्रो किया है। तो क्यों है ऐसा, क्योंकि जो डी मार्ट है वो सामान बहुत चीप बेचता है, मतलब सस्ते में बेचता है, और उसका सेल ग्रोथ भी ज़्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन भले कम पे बेचता हो, लेकिन बिग बाज़ार का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो लेकिन सेल्स कम हो। लेकिन फिर भी आप कहिएगा सर तो डी मार्ट में क्या है, आप तो अभी बता रहे थे कि दोनों देखना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन कम भी हो लेकिन अरे सेल्स कम भी हो लेकिन प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन देखिए डी मार्ट में क्या है, मैंने जैसा आपको बताया कि राधाकृष्ण धमानी ने भी शेयर मार्केट से, तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया है। देखिए क्या है, डी मार्ट मैक्सिमम जो इसके रिटेल स्टोर है ना, उन्होंने अपने प्रॉपर्टी पे मतलब अपना ज़मीन अपना लैंड खरीद के तब वहाँ अपना स्टोर बना के और तब उन्होंने बनाया है। एक तरह से उनका ये एसेट भी बना रहे हैं और वहाँ इन्वेस्ट किया है। और बिग बाज़ार ज़्यादातर क्या है, अपना रेंट पे लेके खोलती है, तो इनको रेंट भी देना है, उनका रेंट बच गया। दूसरी चीज़ बिग बाज़ार क्या जाइएगा आप देखिएगा एसी लगा हुआ है, पूरा चीज़ लगा हुआ है, सारा मतलब उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है जो कि रेगुलर खर्चा है वो। लेकिन डी मार्ट में जाइएगा सिंपल है, सोबर है, कोई मतलब उतना ताम झाम नहीं है, इसलिए वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को क्या करते हैं, वहाँ से बचाते हैं। दूसरी चीज़ आप ये देखिएगा कि जो डी मार्ट है वो शहर से थोड़ा सा दूर होता है और बिग बाज़ार शहर के अंदर। तो शहर से दूर होने का उनको क्या फ़ायदा होता है डी मार्ट को, कि उन्हें जो लैंड है वो भी सस्ते में मिल जाता है। और दूसरा चीज़ डी मार्ट में क्या है कि उनका शहर से बाहर है, तो जो उनका लैंड है वो सस्ता पड़ता है, रेंट सस्ता है। तो लोग क्या करते हैं, शहर से बाहर जाते हैं खरीदारी करने के लिए, किस लिए कि प्रोडक्ट वहाँ सस्ता मिलता है, और जाते हैं लोग वहाँ हफ्ता भर का महीने भर का सामान पूरा भर भर के लाते हैं। तो वो अपना मार्जिन कहाँ से बचा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट पे या अपने इन्वेस्टमेंट में जो खर्चा है उसको कम करके। तो उम्मीद है यह समझ में आया होगा कि आपको जो चौथा मैंने बताया कि किसी भी शेयर में आपको अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो उसका सेल्स है वो तो देखना ही चाहिए, उसके साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन भी आपको एनालिसिस करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ पांचवा है रिटर्न ऑफ कैपिटल वर्सेस प्रॉफिट मार्जिन। मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ये वाइस में कंफ्यूज नहीं होना आपको। एक कंपनी है जो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हो लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत हाई है,
अगर मैं इसको इस तरह समझाता हूँ कि मैंने 1 करोड़ रुपया लगा के अगर मैं 10% का प्रॉफिट मार्जिन दे रहा हूँ और कोई दूसरी व्यक्ति है जो केवल 1 लाख रुपया लगा के अगर 10% का मार्जिन दे रहा हो, तो देखिए दोनों में क्या अंतर है। मैं 1 करोड़ लगा के उस बिजनेस में या किसी भी चीज़ में 10% कमा रहा हूँ और वो 1 लाख लगा के ही 10% अर्न कर रहा है। तो देखिए आप खुद सोचिए कितने का अंतर है दोनों में, आप खुद सोच लीजिए। तो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम एक अच्छा सा शॉप खोलते हैं, ठीक है, स्वीट्स का या कोई भी फास्ट फूड का, तो उसके लिए हम लोग एक शॉप लेते हैं जिसका रेंट पे करेंगे, वहाँ एम्प्लॉय रखते हैं, दुनिया भर का तामझाम है, लाइटिंग करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, तो वो हमारा कैपिटल ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। और एक देखते होंगे आप लोग, एक रेडी पे गोलगप्पे वाला जो बेचता है उसका क्या कैपिटल लगा है, कुछ नहीं, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कितना है उसका, बहुत ज़्यादा है। आपका भी मार्जिन है लेकिन आपका जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा है, वो कहाँ चला गया, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है लेकिन पूरा का पूरा मार्जिन है। तो ये समझ गए होंगे आप। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक विप्रो है और एक एचसीएल कंपनी है। विप्रो का आरओसी देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और एचसीएल का देखिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विप्रो खराब कंपनी है, विप्रो भी अच्छी कंपनी है, लेकिन उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब उसने वो कितना पैसा अपने बिजनेस में लगा के और कितना मार्जिन कमा रहा है, ये भी मायने रखता है। तो आपको शेयर चूज करने से पहले ये भी देखना है कि आरओसी क्या है कंपनी की, जिससे आपको ये बेनिफिशियल देगा लॉन्ग टर्म में अगर आप अपना पैसा उसमें लगा रहे हैं तो। अब मैं छठवां बता रहा हूँ आपको। छठवां जो है वो है आपका किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी कंपनी में या किसी भी का शेयर लेने से पहले आपको उस कंपनी के लिए ये भी देखना चाहिए पर्सनल एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फेक्शन क्या है आपका उसके प्रोडक्ट के साथ। मतलब कहने का मतलब कोई प्रोडक्ट हो जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, आसपास देख रहे हैं कि हाँ इसी कंपनी का ये ब्रांड जो है यह प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा बिक रहा है, आपको आसपास चारों तरफ वही दिख रहा है, तो क्या होता है इससे कि आपको ये समझ में आता है कि नहीं हाँ इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। आपका प्रोडक्ट उसका जब यूज करते हैं आप तो आपको लगता है सेटिस्फाइड होता है कि नहीं प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो जिसका प्रोडक्ट अच्छा हो, सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो उसका मार्जिन बढ़ना ही बढ़ना है, उसका प्रॉफिट होगा ही होगा, वो कंपनी आपको रिटर्न अच्छा देगी ही देगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, पीछे दिख रहा होगा एचयूएल है और एक मैंने लिया है जो वो है आपको बजाज कंज्यूमर्स। एचयूएल जानते हो, एचयूएल के बहुत सारे आते हैं, जैसे जो भी शैम्पू है, साबुन है, सॉफ्ट है, हमारे डेली रोजमर्रा की जो प्रोडक्ट हैं। तो एचयूएल क्यों, आप लोग देखते होंगे चारों तरफ सनसिल्क है, पेंटीन है, शैम्पू पे अगर हम बात करते हैं तो ये सारा आदमी ज़्यादातर ये यूज करता है। तो इससे क्या है कि आपको दिख रहा है हाँ उसका प्रोडक्ट भी अच्छा है, हम यूज भी कर रहे हैं, सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो इससे होता है कि इस कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा है, ये बहुत आगे जाएगी, कंपनी जल्दी बंद नहीं होने वाली है। लेकिन जिसका प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा है तो प्रॉफिट कहाँ से कमाएगा, वो आपको रिटर्न कहाँ से देगा। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी और उसको क्या प्रोडक्ट उसके सेटिस्फाइड है, आसपास के लोग भी देख रहे हैं आपके नहीं सारे लोग सेटिस्फाइड हैं, सारे लोग वही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो इससे भी आप इंक्लूड करेंगे अपने शेयर को खरीदने से पहले या अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले। अब जो मैं सातवां बताने जा रहा हूँ आपको वो बहुत ही बेहतरीन है। शेयर चूज करने से पहले उसको तो आपको एकदम देखना चाहिए, एकदम करना चाहिए। वो क्या है, आपकी थॉट मतलब आपकी सोच। आपको हमेशा प्रोडक्ट में पैसा लगाने से पहले थिंक लाइक ए इन्वेस्टर, मतलब एक इन्वेस्टर की तरह सोचना चाहिए आपको पैसा लेने से लगाने से पहले या उस शेयर को खरीदने या लेने से पहले। कैसे, जैसे मान लीजिए लोकल स्तर पे आते हैं, अगर कोई दो लोग आते हैं आपके पास और बोलते हैं कि हम एक शॉप खोलने जा रहे हैं और आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आप क्या देखिएगा, क्या सोचते हैं, दोनों की क्रेडिबिलिटी देखिएगा कि दोनों का क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या क्रेडिट है मार्केट में, किसका अच्छा क्रेडिट है, किसका बैड क्रेडिट है, ठीक है। फिर उसके बाद उनका प्लान कैसा है, किसका क्या प्लान है, उसका क्या प्लान है, उसका क्या वैल्यू है मार्केट में, दूसरे व्यक्ति का क्या वैल्यू है। जब आप एनालिसिस कर लेते हैं तब आप डिसीजन लेते हैं कि नहीं हमको इस व्यक्ति पे पैसा लगाना है। तो उसी तरह कंपनी का शेयर लेने से पहले या इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी में आपको ये इन्वेस्ट करने से पहले सोचना होगा, सर्च करना होगा, रिसर्च करना होगा कि हाँ कौन सी कंपनी बेटर है, किस में पैसा लगाना अच्छा है अपने पर्सनल लेवल पे। तो मैंने बताया आपको 7 चीज़, 7 स्टेप्स, 7 स्ट्रेटजी
तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब हेजिटेशन नहीं होगा अपना पहला शेयर खरीदने में या शेयर मार्केट में पैसा लगाने में। तो मैंने जो बताया ऐसा नहीं है कि आप मेरे कहने पे ही आप जहां मैं बोल रहा हूं उसी तरह से आप अपना भी रिसर्च कर लीजिए, अपना भी थिंकिंग लगा लीजिए, उसके बाद ही पैसा लगाइए। अब हम आते हैं जो मैंने बताया है आपको कि मैं भी आपको कुछ सजेशन दूंगा जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। तो जो मेरा सबसे पहला कंपनी है वो पीडीलाइट इंडस्ट्री, जिसके बारे में मैंने एग्जांपल भी दिया था। क्यों? क्योंकि इस कंपनी की मोनोपोली है। इस कंपनी का ऑल टाइम ग्रोथ देख लीजिए पीछे आप कितना हाई है। तो ये हुआ। दूसरा मैं बताऊंगा आपको एचडीएफसी बैंक, इसका भी आप देख लीजिए आरओसी कितना है, इसका मार्जिन कितना है, ये कितना ग्रोथ दिया है कंपनी। क्यों? क्योंकि मैं जो आपको सजेशन दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने इसमें टाइम अपना इन्वेस्ट किया है, मैंने सर्च किया है, रिसर्च किया है, और मैं आपको ये दो बताया। इसके बाद मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ तीसरी कंपनी वो है एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो हमारे रोज़मर्रा के सामान को सेल करते हैं। इसका भी आप देखिए ग्रोथ क्या है, आपको पीछे दिख रहा होगा। तो मैंने आपको ये 3 कंपनियां सजेस्ट किया। ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है, मेरे कहने पे आप इसमें पैसा ना लगाएं। रिस्क आप भी है इसमें, तो रिस्क आपका है। आप इसमें लगाने से पहले मैंने बताया कि आप अपना भी रिसर्च कर लीजिए, अपना भी सर्च कर लीजिएगा, उसके बाद ही पैसा इन्वेस्ट करिएगा। बस मैंने आपको एक 7 स्ट्रेटेजी बता दिया, टिप्स बता दिया कि अगर इस तरह अगर आप अपने पैसे को लगा रहे हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा वीडियो। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। और भी कुछ वीडियो बनवाना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उस तरह का वीडियो बना दूंगा। तो आप डेरिवेटिव्स, फ्यूचर, ऑप्शन, नाम सुन कर डर गए आप? नहीं डरे हैं तो अब डर जाइएगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आज आपको समझाऊंगा फ्यूचर क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, और पूरी जानकारी दूंगा जिससे आपको पूरा नॉलेज हो जाए और आप अपने मार्केट में पैसा लगाने से पहले उसका क्या रिस्क होता है, क्या प्रॉफिट होता है, मतलब कि क्या आपको गेन होगा, ये सारा नॉलेज आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। मैं डॉक्टर कन्हैया कुमार। अच्छा, आगे बात हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए डेरिवेटिव्स, आज मैं आप लोग को क्या बताने वाला हूँ, डेरिवेटिव्स। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से कुछ सवाल पूछूंगा। सवाल है ये क्या है, इस पेपर पे 100 रुपया लिखा है, तो क्या आप इसके बदले हमको 100 रुपया दीजिएगा? नहीं, आप नहीं देंगे। लेकिन अगर मैं ये बोलूं ये भी एक पेपर ही है, लेकिन इसके बदले मैं बोलूं कि मुझे 100 रुपया को कोई सामान दे दे या कोई चीज़ दे दे, तो आप देने के लिए रेडी हो जाइएगा। क्यों हो जाइएगा? क्योंकि इस पे भी 100 रुपया भी लिखा है और इस पेपर पे भी 100 रुपया लिखा है। लेकिन आप इसके बदले इसलिए देने के लिए तैयार हो जाइएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर है। आप लोग देखते होंगे नोट्स पे हमारे आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। तो आप क्यों इसको देंगे? क्योंकि इस नोट की वैल्यू किससे हो गई? सिग्नेचर से हो गई। तो ये नोट जो है, ये पेपर जो है किस चीज़ को डिराइव कर रहा है? गवर्नर के सिग्नेचर के वजह से इसका 100 रुपया वैल्यू हो गया। क्या इस नोट को बनाने में 100 रुपया लगा है? नहीं, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर जो हैं वो उन्होंने इस पे साइन किया है, उस साइन की वैल्यू को ये ड्राइव कर रहा है, इसलिए इस नोट का वैल्यू 100 रुपया है। चलिए, अब आप सोचेंगे कि जो क्वाइन होता है, सिक्का होता है, उस पर तो नहीं होता है आरबीआई के गवर्नर का साइन। तो देखिए, कुछ ऐसे चीज होती है जिनका अपना खुद का इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। जैसे 1 रुपये का सिक्का है वो मेटल का होता है, या 5 रुपये का सिक्का है वो मेटल का होता है। तो क्वाइन, मैं क्वाइन के बारे में बता रहा था आपको। क्वाइन पे आरबीआई के गवर्नर का साइन नहीं होता है। लेकिन क्यों नहीं होता है? फिर भी उसका 5 रुपया या 1 रुपया का सिक्का होता है तो उसका 1 रुपया वैल्यू आदमी मान्य करता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिनका खुद का अपना इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। तो जो क्वाइन बनता है वो किसी मेटल पदार्थ का बना होता है जिसका खुद का कीमत 1 रुपया के वैल्यू का होता है या 5 रुपीज़ के वैल्यू का होता है। तो देखिए, सरकार भी ध्यान देती है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ता है वैसे वैसे आप लोग देखते होंगे कि क्वाइन का साइज या क्वाइन का जो मोटाई है वो कम होते जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि सिक्के की वैल्यू 1 रुपया हो, उस पर 1 रुपया का हो, लेकिन अगर उस मेटल को मैं अगर गला के या मेल्ट करके अगर उसको बेचता हूं तो सिक्के की वैल्यू 1.5 रुपया हमको मिल जाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ते जाता है वैसे वैसे सिक्के के साइज को, सिक्के के वेट को, मतलब मोटाई को कम करते जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स का मतलब
कि वो चीज़ जिसकी अपनी खुद की वैल्यू ना हो और किसी दूसरे के वैल्यू पे वो डेराइव करता है। जैसे कि नोट वाला मैंने एग्जांपल दिया आपको कि उसमें हमारे आरबीआई के गवर्नर, उस नोट की वैल्यू नहीं है, लेकिन वो जो आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर हो गया तो वो डेराइव कर रहा है उसके लिए। चलिए इसको एक और ही सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे घर पे कोई लॉकर है, उस लॉकर की चाबी होगी, अगर उस लॉकर में खाली है, वो लॉकर ब्लैंक पड़ा हुआ है, तो उसकी चाबी अगर हमारे पास हो तो उस चाबी की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, नील है। लेकिन अगर यही अपोजिट सोचिए कि उस लॉकर में अगर 2 लाख रुपया रखा हुआ है और वो लॉकर की चाबी मेरे पास है, तो उस लॉकर की चाबी की कीमत क्या होगी, 2 लाख रुपया। उस लॉकर के चाबी के बदले हमको कोई 2 लाख रुपया दे सकता है, क्योंकि उस चाबी की जो वैल्यू है वो कौन ड्राइव कर रहा है, लॉकर में रखा हुआ 2 लाख रुपया। तो इसलिए वो चाबी क्या हुआ, डेरिवेटिव हो गया, और उसका अंडर वैल्यू कहाँ हो गया, उसका अंडर वैल्यू हो गया आपको लॉकर में रखे हुए नोट से। ठीक है, ये सिंपल हो गया। अब चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैं ये वीडियो एक्चुअली मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने सोचा चलो उनको तो बताऊंगा, लेकिन साथ साथ आप लोग को भी बता देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगेगा तो आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट को पढ़ के अगर आप लोग को आगे और कुछ वीडियो बनाना होगा इससे रिलेटेड तो मैं आगे वो भी बनाऊँगा। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया हमने आज के डेट में, लेकिन जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूर्ण होगा वो आने वाले फ्यूचर में पूर्ण होगा। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आप लोग को बताता हूँ। जैसे एक किसान है, कोई आलू का खेती करता है, और कोई एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है जो चिप्स बनाती है। तो क्या हुआ कि अभी किसान ने जब अपने खेत में फसल लगाया, मतलब आलू को भी बोया है, अभी फसल हुआ नहीं है पूरा, तभी वो मल्टीनेशनल कंपनी आई उस किसान के पास और उसने बोला कि आपको मैं अभी आपके आलू का कीमत 15 रुपया किलो के हिसाब से दे रहा हूं, लेकिन जब आलू हो जाएगा तो उस समय आलू का प्राइस कुछ भी होगा उससे कोई मायने नहीं रखता है, हमको आप 15 रुपया ही दीजिएगा। किसान भी सोचता है चलो ठीक है, ये हमको अभी 15 रुपया मिल जा रहा है, पता नहीं पिछली बार फसल नुकसान हो गया था तो हमको बहुत ज़्यादा माल का सप्लाई हो गया था, बहुत ज़्यादा आलू की खेती हो गई थी, तो आगे जाके जब आलू का फसल तैयार हुआ था उस समय आलू की कीमत 10 रुपया हो गई थी, तो हमको अभी 15 रुपया मिल जा रहा है। अगर आलू का दाम घट भी रहा है तो वो जो मल्टीनेशनल कंपनी है उससे 15 रुपया में ही लेगा, क्योंकि उसने आज के डेट में अपना कॉन्ट्रैक्ट करा लिया। तो इसमें दोनों क्या हुए, दोनों विन विन सिचुएशन में हो गया। अब मल्टीनेशनल कंपनी क्या सोच रही है कि पिछले साल क्या हुआ था कि मौसम के चलते आलू की खेती बहुत कम हुई थी, इसलिए उस समय जब आलू का फसल तैयार हुआ था तो आलू की कीमत पिछले साल ज़्यादा हो गई थी, 20 रुपया हो गई थी, इसलिए हमको महंगा पड़ा था, इसलिए आज हम 15 रुपया में ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बढ़ जाए या घट जाए, बढ़ भी जाता है तो हमको 15 रुपीज़ में ही वो आलू मिलेगा। तो इसमें दोनों उस समय एट ए प्रेजेंट टाइम दोनों विन विन कंडीशन में है। फ्यूचर में क्या होगा, बढ़ जाएगा घट जाएगा तो वो दोनों को इफेक्ट करेगा, लेकिन फिलहाल दोनों विन विन कंडीशन में है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, ये फिजिकल होता है, दो लोगों के बीच होता है, इसमें थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्व नहीं है। मान लीजिए अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया और आलू का रेट सस्ता हो गया, तो जब आलू का रेट सस्ता हो गया, अगर वो कंपनी वाला जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो किसान से आलू नहीं लेता है, कहीं और से ले लेता है, तो किसान बेचारा क्या करेगा, कितना कोर्ट का चक्कर काटेगा, कितना क्या करेगा, कितना उससे मल्टीनेशनल कंपनी से केस लड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है जो दोनों के ऊपर कंट्रोल रखता हो। अब आ जाइए आप फ्यूचर में। फ्यूचर अब शेयर मार्केट में जो फ्यूचर ट्रेड होता है उसमें क्या होता है, उसमें स्टॉक एक्सचेंज का कंट्रोल होता है, मतलब एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है जो बायर और सेलर दोनों पे कंट्रोल करती है और उनको बाध्य करती है कि जो कंट्रोल आज के डेट में हो गया अगर फ्यूचर में भी कुछ भी हो जाता है तो जिसने जो बायर है उसको बेचना ही पड़ेगा और जो सेलर है उसको खरीदना ही पड़ेगा। चलिए अब इसको मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज में एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे अगर आज मान के चलिए टाटा मोटर्स के शेयर, एक शेयर का प्राइस 300 रुपीज़ है और आप लोगों को ये लग रहा है या हमको ये लग रहा है, किसी को ये लग रहा है कि आने वाले 1 महीना या 2 महीना में टाटा मोटर्स के शेयर के प्राइस 500 रुपीज़ हो जाएगी, मतलब पर शेयर हमारा 200 का बेनिफिट हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो उस समय उसको परचेज कर लेगा कितने के प्राइस पे, 300 के प्राइस पे, और
कब उसको बेचेगा, कब उसको, लेकिन उस समय उसको वो शेयर नहीं मिला है, केवल उसने एक टोकन अमाउंट खरीदा है। जैसे मैंने एक की वाला एग्जांपल दिया था ना, उसी तरह टोकन अमाउंट मान लीजिए कुछ भी है, ये पेपर ही है, ये पेपर ही है, ये टोकन अमाउंट है। और इस टोकन अमाउंट का मतलब है कि आने वाले 2 महीने बाद आपको टाटा मोटर्स का हमको 10 शेयर मिल जाएगा, ठीक है। तो 10 शेयर मिल जाएगा, तो उसके लिए मैंने ये टोकन पर शेयर 300 रुपीज़ के हिसाब से खरीद लिया। मतलब 10 शेयर के लिए मैंने 3000 रुपया दे के, और ये टोकन हमको मिल गया। वो जो शेयर है वो हमारे डीमेट अकाउंट में डिलीवर नहीं हुआ है, बस हमको ये टोकन मिला है। और इस टोकन को सब लोग मान्य करेंगे, क्योंकि इस टोकन की वैल्यू क्या है, 10 टाटा मोटर्स का शेयर। तो चलिए देखिए, अब इसमें 2 कंडीशन हो सकता है। एक, अगर आने वाले 2 महीना में मान लीजिए, देखिए फ्यूचर्स में क्या होता है, 3 कंडीशन होता है। एक होता है नियर मंथ, एक होता है नेक्स्ट मंथ, और एक होता है फार अवे मंथ। मतलब एक विद इन मंथ हो गया जो कि उसी मंथ में 1 महीना के लिए, एक हो गया नेक्स्ट मंथ मतलब 2 महीना के लिए, एक हो गया फार मंथ मतलब कि 3 महीना के लिए। तो मान लीजिए कि अगर 1 मार्च को हम ये शेयर का टोकन लेते हैं और इसका एक्सपायरी डेट है मान लीजिए 1 मई को, तो इसका टोकन मैंने लिया है 10 टाटा मोटर्स के शेयर का, हमने क्या लिया है, टोकन लिया है। अभी वो शेयर जो है वो डिलीवर्ड हमारे अकाउंट में नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इस टोकन की वैल्यू क्या है, इस टोकन की वैल्यू हमारे 10 शेयर के टाटा मोटर्स के बराबर ही है। तो अब देखिए क्या, इसमें 2 ऑप्शन हो सकता है। एक, या तो शेयर का प्राइस घट सकता है, या तो शेयर का प्राइस बढ़ सकता है। तो अगर शेयर का प्राइस बढ़ भी रहा है तो भी जिस जो सेलर है उसको आपको वो शेयर आपके अकाउंट में जब एक्सपायर होगा तो उस समय देना ही देना होगा। और शेयर का प्राइस अगर घट भी गया तो आपको उतने ही, घट भी गया तो आपको उस प्राइस में उस शेयर को आपके यहाँ डिलीवर होगा ही होगा। और आपको फिर वो कितने को आ गया, मान लीजिए 300 का है, 200 शेयर का दाम हो गया, तो आपको 100 रुपया पर शेयर का लॉस हो गया। तो ये है फ्यूचर जो कि हम लोग ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट में। लेकिन अब आप एक चीज़ आप लोग ये भी पूछिएगा, इसमें एक ऑप्शन और आएगा कि सर अगर हमको सेम शेयर का प्राइस का पैसा देके अगर हम फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो हम जनरल में, डिलीवरी में या इक्विटी में ही क्यों नहीं शेयर कर ले उतना ही प्राइस को देके। तो ये बहुत लंबा कंसेप्ट है, इसको मैं आगे बताऊंगा कि ये क्यों लोग ऐसा करते हैं। मैक्सिमम मतलब जितना भी जनरल डिलीवरी उठती है उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा लोग आपको फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। तो क्यों करते हैं इसका मैं आपको आगे बताऊंगा कंसेप्ट। लेकिन फिलहाल आप लोग ये समझिए, फ्यूचर का मतलब हो गया कि अभी जो हम खरीदे उसको एक टोकन अमाउंट ले लिए और वो एक उसकी एक्सपायरी डेट तक, जैसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो 3 महीना बाद हमारा जो शेयर है वो हमारे अकाउंट में आ जाएगा। अगर प्राइस बढ़ गया तो हमें फ़ायदा होगा, प्राइस घट गया तो हमें लॉस होगा। अब एक चीज़ और है इसमें फ्यूचर में, देखिए 90% लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं है, मान लें मैं आज ही अगर मैंने टाटा मोटर्स का 300 में शेयर खरीदा और 15 दिन बाद ही, मतलब 1 मार्च को मैंने खरीदा है और 15 मार्च को ही टाटा मोटर का शेयर का रेट 300 से बढ़ के 500 हो गया। तो जब 500 हो गया तो हमारे टोकन का भी वैल्यू बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर 15 दिन में ही 200 रुपया पर शेयर पे बढ़ गया, अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक्सपायरी का 45 दिन मतलब 45 डेज बाकी है, तो हम अंदर से डरेंगे भी कि चलो बढ़ गया, अभी इस टोकन को हम मार्केट में सेल कर देते हैं, पता नहीं आने वाले 45 दिन में फिर घटेगा कि बढ़ेगा। तो ये लेगा कौन आपके टोकन को, तो देखिए लेगा कौन, लेने वाला वो होगा जिसको ये लगेगा कि अरे अभी 15 दिन में इतना बढ़ गया, हो सकता है कि अभी तो 30 दिन बाकी है, 30 दिन में और बढ़ जाएगा शेयर का दाम, तो आपसे वो टोकन उस रेट पर ले लेगा। तो टोकन बेच के भी आपको फायदा हो जाता है। तो 90% लोग टोकन को ही सेल करते हैं, बाई करते हैं, लास्ट में जो बच जाता है तो वो डिलीवरी आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में डिलीवर हो जाता है। तो ये रहा आज का वीडियो, आप लोग को कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आप लोगों के लिए मैं ऐसा ही वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों को सारा नॉलेज देता रहूँगा। अब आज हम आपको बताएंगे ऑप्शन क्या है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको सीरीज के फर्स्ट वीडियो का थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था फ्यूचर क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है
तो उसमें क्या था, फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी आज हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं या उसको बना रहे हैं, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आज हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, प्राइस फिक्स कर लिया। लेकिन जो भी चीज के लिए, जो भी वस्तु के लिए अगर हम जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो आज के डेट में हम ले नहीं रहे हैं, आने वाले कल में लेंगे। ठीक है, तो उसी तरह शेयर मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में क्या करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग में कोई भी शेयर हो उसको, उसका एक हम टोकन अमाउंट ले लेते हैं और 1 महीना या 2 महीना बाद वो शेयर हमारे अकाउंट में डिलीवर हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से बाउंड है, या शेयर का प्राइस 1 महीना बाद घट जाए या बढ़ जाए, तो हमको उसको लेना ही लेना है। अगर घट जाता है तो हमको लॉस होगा, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो हमको प्रॉफिट होता है। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है, जैसे कि फ्यूचर में आप बाउंडेड हैं कि नहीं, घट जाए या बढ़ जाए आपको लेना ही लेना है। लेकिन फ्यूचर में ये होता है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास, इसका नाम ये देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग, हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि अगर प्राइस घट जाता है तो हम नहीं लेंगे, बढ़ जाता है तो हम उसको शेयर को ले लेंगे। लेकिन इसमें अब कैसे होता है ऑप्शन का, देखिए हम बताते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई कार लेना है, तो कार लेने के लिए आप शोरूम में जाते हैं और शोरूम में बोलते हैं कि भैया हमको ये कार लेना है और इसका हमको रेड कलर ही लेना है। तो शोरूम वाला बोलता है कि भैया ये कार तो अभी हमारे शोरूम में अवेलेबल है, लेकिन इसका व्हाइट कलर अवेलेबल है, रेड कलर अगले मंथ में आएगा। तो आपका किसी दोस्त या रिलेटिव फ्रेंड्स ने बताया है आपको कि अगले महीने इस कार की प्राइस बढ़ने वाली है, तो फिर आप फंस गए, क्योंकि आपको रेड कलर चाहिए जो कि अगले मंथ आने वाला है और अगले मंथ में कार का प्राइस बढ़ने वाला है। तो आप क्या करते हैं, तब वो शोरूम वाला बोलता है ठीक है भैया अगले मंथ आपकी रेड कलर की कार आ जाएगी, तो आप ऐसा करिए कि आप 20,000 रुपया दे के बुकिंग अमाउंट 20,000 हमको दे दीजिए और अपने कार को बुक करा लीजिए कि आने वाले 1 महीना में बाद कार आती है तो उसका प्राइस कुछ भी हो, अगर 5 लाख, मान लीजिए कि 5 लाख कार का दाम है आज के डेट में, तो आने वाले 1 महीना में अगर कार का दाम कुछ भी हो जाता है, 5.5 लाख भी हो जाता है, तो मैं आपको ये कार 5 लाख रुपया में ही दूंगा। तो उसमें क्या होता है, आपको ये बेनिफिट हो जाता है, आपकी बात भी रह गई कि हमको यही कार चाहिए, रेड कलर का चाहिए, वो मिल भी जाएगा आपको, जो आज के डेट में प्राइस है उसी प्राइस में मिल जाएगा। लेकिन अब देखिए, अगर इसका दूसरा पार्ट देखिए, बाई चांस आपके जो फ्रेंड या रिलेटिव्स ने आपको बताया था कि कार का प्राइस बढ़ने वाला है, लेकिन वो नेक्स्ट मंथ कार का प्राइस बढ़ने के बजाय कार का प्राइस ड्रॉप हो जाता है, मतलब गिर जाता है, और जो कार 5 लाख में आपने बुकिंग कराई थी 20,000 रुपया देके, उस कार की प्राइस मार्केट में अब 4.5 लाख रुपया हो गया। तो आप क्या करिएगा, क्या उस शोरूम वाले के पास आप जाइएगा और बोलिएगा कि भैया हमको आप ये कार 5 लाख में दे दीजिए, क्योंकि आपने तो बुकिंग अमाउंट 5 लाख का कराया था, जबकि मार्केट में आपको वही कार सेम कलर आपको अब 4.5 लाख में मिल रहा है। तो आप क्या करिएगा, अपने उस 20,000 जो बुकिंग अमाउंट था उसको आप छोड़ दीजिएगा और कहीं और से वहीं से 4.5 लाख में आप उस कार को ले लीजिएगा, फिर भी आपको 30,000 मतलब 30,000 का फायदा हो रहा है। लेकिन अगर उस शोरूम वाले के पास जाते या उसी कॉन्ट्रैक्ट पे आप कहते कि नहीं मैंने आपके यहाँ 20,000 में बुकिंग अमाउंट कराया था, अब हमको उसी प्राइस में कार दे दीजिए, तो आपको देता कितने में, 5 लाख में देता। तो आपको जो अभी मार्केट में मिल रहा है रेट, उससे 30,000 रुपया ज़्यादा महंगी पड़ती कार आपको। तो आप क्या करेंगे कि आप उस बुकिंग अमाउंट को छोड़ देंगे और नया कार आप नए कॉन्ट्रैक्ट पे नए उसी समय 4.5 लाख रुपया दे के आप नए कार को ले लीजिएगा। तो ये होता है ऑप्शन, जिसको मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाया। अब चलिए देखिए शेयर मार्केट में क्या होता है। जो मैंने आपको बुकिंग अमाउंट बताया था वही शेयर मार्केट में प्रीमियम हो जाता है। जैसे मैं मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू कि किसी शेयर का प्राइस 100 रुपीज है, ठीक है, तो और आपको लग रहा है कि ये शेयर, इस शेयर का प्राइस आने वाले 1 महीना या 2 महीना के बाद 200 हो जाएगा, तो आप क्या करिएगा, आप शेयर मार्केट से उस शेयर को परचेज कर लीजिएगा। लेकिन बाई चांस मान लीजिए कि उस शेयर का प्राइस बढ़ने के बजाय 100 से 200 होने के बजाय 100 से 50 रुपया हो गया, तो आपको पर शेयर कितने का लॉस हो जाएगा,
50 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो क्या होगा, आप वही गए उसके पास, आपको लग रहा है कि हाँ हम अगर प्राइस घट जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको लॉस ना हो, हमको कम से कम लॉस हो, तो आपके पास एक ऑप्शन होगा, वो बोलेगा ठीक है भैया आप ऐसा है ना कि आप ये 20 रुपया इसका प्रीमियम है, मतलब वही जो बुकिंग अमाउंट जो कार के वाले एग्जाम्पल में था, 20 रुपया ये प्रीमियम है, आप 20 रुपया जमा कर दीजिए और 1 महीना बाद आइएगा हमारे पास। तो 1 महीना बाद चाहे शेयर का प्राइस 200 हो या 250 हो, मैं आपको ये शेयर 100 रुपया में ही दूंगा, आपके अकाउंट में डिलीवर हो जाएगा और आप उस समय हमको 100 रुपया पेड कर दीजिएगा। तो आपने क्या सोचा, चलो ठीक है 20 रुपया दे के ही मैंने बुकिंग कर लिया 100 रुपया के प्राइस का। अगर आने वाले फ्यूचर में 1 महीना बाद 2 महीना बाद अगर इस शेयर का प्राइस 200 भी हो जाता है तो हमको वो शेयर हमको 100 रुपया पे ही देगा ये, क्योंकि मैंने उसको बुक करा लिया है 20 रुपया का प्रीमियम देके। अब मान लीजिए उस शेयर का प्राइस घट के 50 रुपया हो जाता है, तब आप क्या करिएगा, तब आप ये करिएगा आप उसके पास नहीं जाइएगा, क्योंकि उस शेयर का प्राइस 50 रुपया हो गया है, लेकिन आपका बात उससे उस समय जो प्रीमियम देके आपने जमा किया था 100 रुपये पे हुआ था, इसलिए वो आपको चाहे 50 रुपया हो गया और शेयर का प्राइस वो आपको 100 रुपया में ही देगा, जहां आपको 30 रुपीज का लॉस होगा। तो आप क्या करिएगा, अपने उस प्रीमियम को डूब जाने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा 20 रुपीज जो है, और अपने लॉस को बचाइएगा। चलिए इसको भी मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। मान लीजिए अभी 2020 वर्ल्ड कप हो रहा है, तो ये वर्ल्ड कप होने से पहले कंपनियां सैटेलाइट राइट्स खरीदती हैं, चैनल सैटेलाइट राइट्स खरीदता है कि ये जो है ये हमारे ही चैनल पे 2020 वर्ल्ड कप दिखाया जाएगा। तो उसमें बहुत सारी कंपनियां बीड करती हैं टेंडर लेने के लिए। तो क्या होगा, आपको लग रहा है कि ये स्पेसिफिक चैनल है एक जिसके शेयर का प्राइस अभी 100 रुपीज है और इसको सैटेलाइट राइट्स मिल जाता है, तो इस शेयर का प्राइस तुरंत 200 रुपया हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा, आप उस समय जाइएगा, मान लीजिए जो कार वाले एग्जाम्पल को और इसको मैं एक मिक्स करता हूँ। वो कार का शोरूम था, मान लीजिए मेरा शेयर बेचने का शोरूम है। आप हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि भैया आपको अगर सैटेलाइट राइट्स नहीं मिलता है तो प्राइस गिर सकता है, तो फिर मुझे 50 रुपीज का लॉस लग जाएगा, जितना भी प्राइस गिरेगा उतना का लॉस हो जाएगा। तो मैं बोलता हूं आपसे कि ठीक है कोई बात नहीं है, अभी आप 20 रुपीज दे के इस शेयर को बुक करा लीजिए। आप तभी इस शेयर को लीजिएगा जब ये बिड खत्म हो जाएगा, ये क्लियरफाई हो जाएगा कि किस चैनल को सैटेलाइट राइट्स वर्ल्ड कप का मैच दिखाने के लिए मिला है। तो मैं क्या करूंगा, आप क्या करिएगा, आप हमको 20 रुपया जमा कर दिए, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि जब आज से 1 महीना बाद चाहे इस शेयर का प्राइस 200 हो या 250 हो, मैं आपको 100 रुपीज में ही दूंगा, क्योंकि आपने 20 रुपीज दे के इस शेयर को बुक करा लिया है। ठीक है, अब क्या होगा, बाई चांस मान लीजिए अब 1 महीने बाद उसी चैनल को वो सैटेलाइट राइट्स मिल जाता है, तो आपके अकॉर्डिंग शेयर का प्राइस 100 से 200 हो गया, तो आपको क्या हुआ, आपको बेनिफिट हो रहा है। तो आप उसके पास जाइएगा और बोलिएगा कि भैया मैंने 20 रुपया दे के प्रीमियम दे के इस शेयर को बुक कराया था, तो हमको आप 100 रुपये पे बात हुई थी, हमको आज 100 रुपया में ही देंगे। तो वो आपको देगा ही देगा, ये नहीं कर सकता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो बाउंड है, कॉन्ट्रैक्ट में है। लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास ऑप्शन है कि अगर मान लीजिए बाई चांस उसको सैटेलाइट राइट्स नहीं मिलता है, किसी दूसरे कंपनी को मिल जाता है और शेयर का प्राइस घट के 50 रुपीज हो जाता है, तो आप क्या करिएगा, आपके पास ऑप्शन है, आप बंधन में नहीं है, बाउंड में नहीं है फ्यूचर की तरह कि नहीं घट जाए या बढ़ जाए हमको उस शेयर को लेना ही लेना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप चाहें तो लीजिएगा, नहीं चाह रहे हैं तो अपने जो प्रीमियम है उसको डूबने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा और उस शेयर को आप नहीं खरीदिएगा, नहीं लीजिएगा। तो आप खुद सोचिए कि अगर शेयर का प्राइस 100 से 50 रुपीज हो गया और आपने 100 रुपये पे डील किया है उससे, तो क्या आप लेने जाइएगा, जबकि मार्केट में 50 रुपीज में मिल रहा है, तो आप मार्केट से ही ले लीजिएगा 50 रुपीज में, तो वहां आप नहीं जाइएगा, आपका वो 20 रुपीज लॉस होगा, जिससे आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर दिए कि 20 रुपीज का ही लॉस हुआ। लेकिन अगर आप सोचिए उस समय 100 रुपया दे के उसका शेयर खरीद लिए होते और उसको सैटेलाइट राइट्स नहीं मिला और आज उसके शेयर का प्राइस 50 रुपीज हो गया, 50 रुपया हो गया,
तो आपका लॉस कितना होता? 50 रुपये का। लेकिन अभी आपको कितने का लॉस हुआ? मात्र 20 रुपीज का। ठीक है, इसको इस तरह और समझिए। चलिए 50 रुपया न होके उसके शेयर का प्राइस 20 रुपीज भी हो जाता, तो अगर आपने खरीदा होता 100 रुपीज दे के, तो आपको कितने का लॉस होता? 80 रुपीज का। लेकिन यहाँ आपको कितने हो रहा है? 20 रुपीज का ही। तो उसके शेयर का प्राइस कितना भी गिर जाए, कितना भी डाउन हो जाए, तो आपको लॉस केवल 20 का ही होगा। लेकिन ऑप्शन में प्रॉफिट मैक्सिमाइज है, चाहे जितना भी प्रॉफिट हो आपको वो उतने में ही शेयर देगा जितने में आपसे डील हुआ है, जितने में आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको देना ही होगा। तो ऑप्शन में और फ्यूचर में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि फ्यूचर में आप बाउंडेड है कि आपको प्राइस शेयर का घट जाए या बढ़ जाए, आपको उतने ही प्राइस में लेना ही लेना है। लेकिन ऑप्शन में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि अगर शेयर का प्राइस बढ़ता है तो आप उसी कीमत में लेंगे, लेकिन घटता है तो आप छोड़ देंगे उसको, अपने प्रीमियम को डूबने देंगे, आप वहां से नहीं लेंगे। ये आपके पास ऑप्शन है। तो आप सोचिएगा कि ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया चीज है ऑप्शन, क्योंकि इसमें अगर घट रहा है तो मिनिमम जा रहा है, बढ़ रहा है तो ज्यादा जा रहा है। लेकिन ये सोचिए इसमें प्रॉफिट भी आपका घटेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने 20 रुपीज दे के उसको प्रीमियम बुक कराया था और उस समय शेयर का प्राइस 100 रुपीज था, आज शेयर का प्राइस 200 हो गया। तो 200 हो गया, तो जब उसके पास आप लेने जाइएगा तो 100 रुपया फिर देके उसे तब उस शेयर को लीजिएगा। तो 20 रुपया आपने पहले दिया था, 100 रुपया अभी दे रहे हैं, तो आपको एक शेयर का प्राइस 120 हो गया, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 80 रुपीज। लेकिन अगर उसी समय आप 100 रुपया देके उस शेयर को खरीद लिए होते और आज उसको सेल करते तो आज आपका प्राइस कितना होता? 200 रुपीज। आपको प्रॉफिट कितने का होता? 100 रुपीज का। तो ये डिफरेंट है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कॉल ऑप्शन क्या होता है और पुट ऑप्शन क्या होता है। कॉल ऑप्शन मतलब आप शेयर के लिए कॉल कर रहे हैं। अगर हमको शेयर को खरीदना है, हमको लग रहा है कि शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, तो हम शेयर को बाई करते हैं, खरीदते हैं, कॉल करते हैं, तो वो कॉल ऑप्शन हो गया। उसी तरह जस्ट इसके अपोजिट कि अगर हमको लगता है कि शेयर का प्राइस घटेगा, जैसे मैंने एग्जांपल जो दिया था सैटेलाइट राइट्स वाला, तो आप लोग को लग रहा था कि सैटेलाइट राइट्स इसी कंपनी को, इसी चैनल को मिलेगा, तो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, इसलिए आपने क्या किया था? कॉल ऑप्शन किया था। लेकिन अगर किसी को लग रहा है ये कि नहीं, इसको सैटेलाइट राइट्स नहीं मिलेगा, वो श्योर है कि उसको लग रहा है कि सैटेलाइट राइट्स नहीं मिलेगा और इसका प्राइस 100 से 50 रुपीज हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? जस्ट आपके कॉल ऑप्शन के अपोजिट पुट ऑप्शन पे करेगा, वो उस शेयर को क्या करेगा? सेल कर देगा। तो सेल करेगा तो उसके पास भी ऑप्शन है कि अगर प्राइस घट जाता है तो उसको वो सेल करेगा, बढ़ जाता है तो नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों, ये था कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन और ऑप्शन, जिसको मैंने आपको समझाया। लेकिन अब आपको ये लग रहा होगा कि ऑप्शन तो बड़ा अच्छा चीज है भाई, इसमें मिनिमाइज रिस्क है और मैक्सिमाइज प्रॉफिट है, गेन है। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में फ्यूचर बताया था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बताया था, डेरिवेटिव्स के बारे में बताया था, और सीरीज के दूसरे वीडियो में मैंने आपको ऑप्शन बताया, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। लेकिन इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर और ऑप्शन दोनों में क्या रिस्क हैं, क्या फायदा है और लोग क्यों इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ज्यादातर फ्यूचर और ऑप्शन में लोग ट्रेड करते हैं, तो इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। मैं आज बताने वाला हूं आपको कि लोग फ्यूचर की तरफ या फ्यूचर ऑप्शन की तरफ, एफएनओ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों होते हैं लोग। और दूसरा मैं इस वीडियो में आपको टॉपिक बताऊंगा कि इसमें रिस्क क्या है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, जिसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिएगा कि हाँ इस मार्केट में हमको निवेश करना है या नहीं करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि इसकी तरफ लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट की तरफ। तो एक पॉइंट है इसमें, एक नाम है लिवरेज। लिवरेज का मतलब उधार, जिसमें कंपनियां आपको लिवरेज देती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक एमआरएफ टायर का शेयर है जिसका प्राइस 60,000 है, तो अगर आपके पास 60,000 रुपया है तो आप बस एक शेयर खरीद सकते हैं एमआरएफ टायर्स का, क्योंकि आपके पास 60,000 रुपया ही है। लेकिन देखिए
यही एक रीजन है जिसके कारण लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा पैसा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको, एक टर्म होता है लिवरेज। कंपनियां इसमें लिवरेज देती हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर एमआरएफ टायर के शेयर का अगर एक शेयर का कीमत अभी मान लीजिए कि 60,000 है, 60,000 रुपया है, तो अगर आप एक से 60,000, अगर आपके पास केवल 60,000 रुपया है, पैसा है, तो आप केवल एक एमआरएफ टायर का शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या है कि कंपनियां लिवरेज देती हैं, 10%, 20% तक की लिवरेज देते हैं आपको। तो मान के चलते हैं हम कि इसमें क्या होगा कि अगर, लेकिन देखिए फ्यूचर मार्केट में क्या होता है कि हम सिंपल अगर इक्विटी में उठाते हैं तो शेयर हम एक भी खरीद सकते हैं, दो भी खरीद सकते हैं, चार भी खरीद सकते हैं। लेकिन फ्यूचर एफएनओ में क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है कि हमें शेयर लॉट में उठाना होता है। हर कंपनी का अलग अलग लॉट होता है कि हर कंपनी का शेयर अलग अलग लॉट होता है। और एफएनओ में अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में करना चाहते हैं आप, तो इसमें आपको शेयर लॉट में मिलता है और हर कंपनी का लॉट अलग अलग होता है। उसको आप वेबसाइट से चेक कर लीजिएगा। और देखिए इसमें, लेकिन मैं आपको एक अमूमन आंकड़ा बता देता हूं कि मैक्सिमम कंपनियों का आपको 2 से 2.5 लाख से लेकर 7 से 8 लाख तक का एक लॉट होता है। तो मान के चलिए अभी हम लोग कहाँ थे, एमआरएफ टायर के शेयर पे थे। तो एमआरएफ का एक शेयर मैंने बताया आपको कि अगर 60 रुपीज़ है और हमारे पास 60 रुपीज़ ही है, तो हम अगर जनरल मार्केट से मतलब इक्विटी से उठाते हैं तो एक शेयर ही खरीद पाएंगे। लेकिन एफएनओ में अब क्या होगा कि हमें कंपनियां क्या देती हैं, लिवरेज देती है। जो हमारा ब्रोकर है वो क्या देता है, हमें लिवरेज देता है, मतलब हमें उधार देता है। तो इसमें 10% मार्जिन मान के चलते हैं कि 10% का मार्जिन अगर दे रहा है तो एक शेयर का दाम हमको कितना पड़ गया, अब 6,000 का, मतलब 6,000 का। तो हम 10 शेयर खरीद सकते हैं। मतलब मान के चलिए कि अगर एमआरएफ का शेयर एक लॉट में 10 शेयर है तो हम पूरा एक लॉट 60,000 में उसको खरीद सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास 60,000 लगा के ही अगर हम इक्विटी में करते तो एक शेयर करते, और यहाँ पे 60,000 लगा के ही हम क्या कर लिए, आपको 10 शेयर का एक लॉट बुक कर लिए फ्यूचर के लिए। ये था जिसके चलते लोग आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एफएनओ मार्केट में पैसा लगाने के लिए। तो ये तो था कि क्योंकि कंपनियां लिवरेज देती हैं, ब्रोकर हमारा लिवरेज देता है, इसलिए लोग इसमें पैसा को लगाते हैं। अब इससे फायदा क्या है, चलिए मान लीजिए कि मैंने अभी बताया कि एमआरएफ का शेयर का एक शेयर का दाम 60,000 है। तो अगर आप इक्विटी में सिंपल एक शेयर खरीदते तो आपको अभी फिलहाल कितने का वो शेयर पड़ता, 60,000 का। अब मान लीजिए कि 2 महीना बाद शेयर का दाम बढ़ के 70,000 हो गया, मतलब कि 70,000 हो गया। तो आपको कितने का प्रॉफिट होता, मात्र 10,000 का, क्योंकि आपने एक शेयर लिया है। लेकिन अगर उसी को हम एफएनओ में लगाते हैं तो हमने क्या लिया था, एक लॉट लिया था, और एक लॉट कितने का था, 10,000 का था। मतलब एक लॉट कितने का था, 10 शेयर का था। तो मतलब 60,000 में ही हम कितना शेयर ले लिए, 10 शेयर। अगर शेयर 2 महीना बाद बढ़ के 60 से 70,000 का होता है तो पर शेयर हमें 10,000 का फायदा हुआ, मतलब हमारे एक लॉट पे 1 लाख का फायदा हुआ। तो आप खुद सोचिए कि अगर हम जनरल इक्विटी से शेयर को लेते तो 60,000 में हम मात्र एक शेयर लेते और हमें मात्र 10,000 का प्रॉफिट होता। लेकिन यहाँ पे हमने पैसा उतना ही लगाया, 60,000 ही लगाया, लेकिन हमें प्रॉफिट 1 लाख का हो गया। तो ये रीजन था कि जिसके कारण लोग एफएनओ की तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस मार्केट में पैसा को अपने लगाते हैं। तो ये था आपके फायदे की बात। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं यहीं पे होता है आपके लिए खतरा। खतरा कैसा, आप लोगों ने सुना होगा कि मैं शेयर मार्केट में बर्बाद हो गया, लूट गया। तो देखिए यही रीजन है। अब तक तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो देख के कि अरे वाह कितना अच्छा चीज़ है ये फ्यूचर एंड ऑप्शन, कि हम कम पैसा में ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन अब इसको आप इसका दूसरे पहलू को समझिए, इसके दूसरे टर्म को, दूसरे पल्ले को समझिए। अगर मान लीजिए जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर एमआरएफ के शेयर का दाम 60,000 है, 60,000 है, तो आप अगर एक शेयर खरीदते हैं इक्विटी मार्केट से तो आपको एक शेयर 60,000 का पड़ा है। बाई चांस मान लीजिए कि 2 महीने बाद शेयर का दाम घट के 60,000 से 50,000 हो जाता है, तो आपको कितने का लॉस होगा, मात्र 10,000 का। लेकिन अब सेम इसमें आ जाइए, आपने एक लॉट 10,000 का खरीदा था,
तो अगर आपको अब इसमें 10,000 एक शेयर पर गिर जाता है, 50,000 हो जाता है, तो फिर आपको कितने का लॉस होगा? सीधे 1 लाख का लॉस होगा। मतलब कि अगर आपने 6 लाख रुपया लगाया था तो आपका दाम 5 लाख हो गया और सीधे आपको 1 लाख का लॉस हो गया। और आपके पास पैसा कितना था? मात्र 60,000 में ही आपने उसको बुक किया था। तो अब आप सोचिए, क्योंकि और जो बाकी पैसा था वो तो ब्रोकर ने आपको लिवरेज दिया था, जिसके चलते आपने पूरा 10 शेयर का एक लॉट उठाया था। अब यहाँ पे क्या हो गया? आपको लॉस हुआ 1 लाख का, और आपका लगाया हुआ मतलब आपका अपना पैसा कितना था? मात्र 60,000। तो 60,000 तो आपका पूरा का पूरा डूब ही गया। साथ में आपके ऊपर 40,000 का कर्ज हो गया। जिस 40,000 को आपको फिर से अपने ब्रोकर को पैसा देना ही देना होगा, क्योंकि उसने आपको वो उधार दिया था, और उधार लेते हैं तो आपको उधार चुकाना ही चुकाना है, वो देना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो आपका ब्रोकर आपके और शेयर को गिरवी रख देगा, और बहुत सारे इशू हैं, बहुत सारे हैं जिसके थ्रू वो पैसा अपना आपसे ले लेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ तो आपने अपने सारा कैपिटल का लॉस कर ही दिया, उसके बाद भी आप 40,000 और अलग से आपको उसको अपने ब्रोकर को देना पड़ेगा। अब सोचिए खुद आप कि अगर मैंने अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ शेयर, मतलब 60,000 से 50,000 हुआ, तो आप पे 40,000 का कर्ज चढ़ गया। अगर ये सोचिए कि अगर वो 20,000 हो जाता है या 30,000 गिर जाता शेयर, तो क्या होता? आप पे बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता, बहुत ज़्यादा उधर जाता। आपको इधर उधर कहीं से करके आपको पैसा कहीं से इकट्ठा करके कर्ज लेके ऋण लेके कहीं से आपको अपने ब्रोकर को देना पड़ता। तो इसीलिए इसमें मैंने बताया ना कि सुना होगा कि लोग बर्बाद हो जाते हैं, तो यही रीज़न है एफएनओ में जाने का, कि लोग यहाँ अपना पैसा तो अपना कैपिटल जो लगाते हैं वो तो खो ही देते हैं, और अपने ऊपर जो लिवरेज का होता है, वो जो कर्ज होता है, उसको भी और अपने ऊपर लाद लेते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको दोनों चीज़ समझाया कि क्यों लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर और ऑप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा वो करते हैं, ट्रेड करते हैं लोग, और मैंने आपको इसका नुकसान भी बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि क्या है फ्यूचर एंड ऑप्शन का रिस्क और क्यों लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस मार्केट से आप बच के रहें, क्योंकि ये आपको पैसा बना के देता है तो आपको पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकता है। इससे अच्छा है कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें, कंपनी में अपना पैसा लगाएं, लॉन्ग टर्म के लिए ओनर की तरफ फील करें, एक मालिक की तरफ फील करें। जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका वेल्थ बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका पैसा बढ़ेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा, जो कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएगा कि कहाँ आपको पैसा लगाना है, कैसे लगाना है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहिए। मैं आपको इसी तरह का वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।